नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आज पोक्सो एक्ट की, इसी के साथ ही राजस्थान जुडिशरी की बात करेंगे। पोक्सो एक्ट गुजरात में भी है तो गुजरात जुडिशरी के लिए भी काम आता है। तो ये राजस्थान जुडिशरी का मेरा तीसरा वीडियो है, यानी मैं राजस्थान की जो सीरीज चला रही हूँ जिसके सारे के सारे एक्ट का ओवरव्यूज दे रही हूँ, उसमें से पोक्सो का नंबर आ रहा है। इससे पहले मैंने इंडिसेंट का दे रखा है राजस्थान जुडिशरी के अंदर, और उससे पहले एक और सब्जेक्ट का मैंने दे रखा है राजस्थान के लिए। तो आइए राजस्थान जुडिशरी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे जो पैटर्न होता है वो होता है प्री का एग्जाम होता है, देन मेन का एग्जाम होता है और देन इंटरव्यू होता है। तीन पैटर्न चलते हैं। प्री में 100 क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मेन के एग्जाम में 4 पेपर होते हैं आपके पास। एक लॉ फर्स्ट होता है, लॉ सेकंड होता है, हिंदी ऐसे हो इंग्लिश ऐसे होता है, हिंदी ऐसे होता है, और देन इंटरव्यू होता है। ये जो पेपर्स होते हैं ये 100 मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स का है, ये 50 मार्क्स का, ये 50 मार्क्स का है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे राइटिंग लिखना होता है। बहुत इजी पैटर्न है। इंडिया के सारे स्टेट की बात करो तो सबसे इजी पैटर्न राजस्थान है। प्री के अंदर लॉ आता है, प्री के अंदर लॉ आता है 70 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के आते हैं, 15 इंग्लिश ग्रामर के आते हैं। यहाँ पर भी टेंशन खत्म। तो बहुत इजी प्रोसेस है राजस्थान जुडिशरी निकालने का, और आज कल परसों तरसों कभी भी राजस्थान जुडिशरी के फॉर्म निकल सकते हैं, और नवंबर में प्री के एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट जो है वो किस पर्पज के लिए बना हुआ है? देखिए, जब आप रेप पढ़ते हैं तो रेप के लिए तो आपके पास है ही है, आपके पास आईपीसी के सेक्शंस दे रखे हैं ऑलरेडी। तो जब रेप के आईपीसी में सेक्शन दे रखे हैं तो पोक्सो की जरूरत क्यों पड़ती है? ये आपका इंटरव्यू का सवाल है। कैसा सवाल है? ये इंटरव्यू का सवाल है। तो आइए बात करते हैं आईपीसी की। तो आईपीसी के सेक्शन नंबर 375 से 375 ई तक के अंदर रेप के बारे में, 376 ई तक के बारे में रेप के बारे में बता रखा है। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो आईपीसी का जो रेप है वो सिर्फ महिलाओं के लिए कवर करता है, जबकि सेक्सुअल हरासमेंट महिला और पुरुष दोनों के साथ हो सकते हैं। बट पुरुषों का हरासमेंट अभी तक लॉ में आया नहीं है, लेकिन बिलो 18 ईयर्स जो भी मेल पर्सन होते हैं, जिनको हम बच्चे कहते हैं, बालक कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं, उनके लिए एक्ट है। तो इस एक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव मेल हो या फीमेल जो 18 साल से कम की जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज जो होते हैं उनके लिए बना है। वो भी लगभग रेप की डेफिनेशन जैसे ही होते हैं। तो पहला है, इसमें विक्टिम कौन हो सकता है? मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो भी उन बच्चों के साथ रेप करने की कोशिश करते हैं या रेप जैसा कोई भी कार्य करते हैं, तो जो करने वाला बंदा है उसके ऊपर ये सेक्शन भी लगेंगे पोक्सो के, आईपीसी भी लगेगा। अब आया, अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो ये सेक्शन के प्रोविजन है, लेकिन वो उसकी ट्रायल जो होगी वो जेजेक्ट के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी? जेजेक्ट। तो आइए जेजेक्ट। तो क्या समझ में आ रहा है? हमारे पास 3 एक्ट है, आईपीसी, पोक्सो एंड जेजे। इसको हम शॉर्ट में पोक्सो बोलते हैं, इसको शॉर्ट में पोक्सो। तो हमारे पास 3 एक्ट हो गए, आईपीसी, पोक्सो, जेजेक्ट। तीनों का ऑब्जेक्ट क्या है? आईपीसी जनरल लॉ की बात करता है, पोक्सो जो है बच्चों के साथ हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है, यानी बता रहा है कि बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करना अपराध है। और जो जेजे वो ये कहता है कि जब एक बच्चा अपराध करता है, जब एक बच्चा ऑफेंस करता है तो उस बच्चे के साथ कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, यानी जो बच्चा ऑफेंस कर रहा है उस बच्चे को सजा मिलेगी या नहीं। तो जेजेक्ट जो बच्चा ऑफेंडर है उसकी बात करता है, पर उसके अलावा जेजेक्ट को कह रहे हैं प्रोटेक्शन की बात भी आ जाती है, तो नहीं, इसलिए हम जेजेक्ट को क्लियर नहीं समझ पाते। तो जेजेक्ट के पास 2 ऑब्जेक्ट है। पहला आता है, एक वो बच्चा जो अपराध करता है उसके लिए ट्रायल करता है, एक जेजेक्ट वो बात करता है कह रहे प्रोटेक्शन बच्चे की। जो पोक्सो एक्ट है उसका काम होता है बच्चों के साथ हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर रोकना, और जो आईपीसी वो बात करता है रेप को लेकर। तो क्लियर हुआ आईपीसी, पोक्सो, जेजे का रोल क्या है। आइए बात करते हैं पोक्सो की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गुजरात जुडिशरी के लिए, राजस्थान जुडिशरी के लिए, हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के लिए जहाँ पे पोक्सो भी ऐड हो गया है, और साथ ही यूपी जुडिशरी के लिए। तो 4 जगह पे हमारे पास एक काम आता है। सबसे पहले इसके पास टोटल कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर है, टोटल सेक्शन 46 है, शेड्यूल इसका 1 है, कमेंसमेंट इसका 14 नवंबर चिल्ड्रन डे पे आया, चिल्ड्रंस के लिए तो चिल्ड्रन डे 14 नवंबर 2012 है। एक्सटेंड इसका पूरे इंडिया में हो चुका है। सिग्नेचर 19 जून को हुआ है और 19 जून को हुआ है, और इसका एक्ट नंबर 32 है, एक्ट नंबर इसका 32 है। जितना मैंने बताया इन सबसे प्री के क्वेश्चंस बनते हैं राजस्थान में, इसमें से कहीं से भी पूछा जा सकता है। चैप्टर 1 कहता है कि मैं प्रीलिमिनरी हूँ, मैं 1 2 का 2 ही अपना इंट्रोडक्शन देता है। चैप्टर 1 जो है इसका इंट्रोडक्शन देता है। चैप्टर 2 है वो बताता है सेक्सुअल ऑफेंसेस बताता है बच्चों के लिए। इसको डिवाइड किया हुआ है सेक्शन नंबर 3 से लेकर 4, 5 से लेकर 6, 7 से लेकर 8, 9 से लेकर 10
और 11 से लेके 12। आप देखिएगा जो 3, 5, 6 जो है हमारा 3, 5, 7, 9, 11 ये सारी बातें करता है किसकी, ये सब बात करता है आपके ऑफेंसेस के बारे में, क्या क्या ऑफेंस हैं। और जब आप ये सीरीज देखोगे तो ये बात करता है पूरे पनिशमेंट की। तो यहीं से हमारे पास प्री के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस है उनकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं, मिनिमम सजा कितनी है, मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, उसके बारे में बताया चैप्टर नंबर 2 ने। चैप्टर 3 कहता है यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक। अच्छा, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए भी बच्चों को यूज़ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं क्या बोलते हैं ऑब्जेक्शनेबल जो आर्टिकल्स हैं, जो क्या बोलते हैं बुक्स हैं पब्लिश करना, उनके लिए उनको यूज़ किया जा रहा है, वीडियोस बनाने में उनका यूज़ किया जा रहा है। वो आता है 13 से लेके 15 तक। देन आता है चैप्टर नंबर 4, बच्चों के साथ जो ऑफेंस होते हैं तो उनका अबेटमेंट और अटेम्प्ट भी है, यानी ये ऑफेंसेस हैं, ये यूज़ किया जा रहा है। इन दोनों के लिए यहाँ पे अबेटमेंट और अटेम्प्ट है। अबेटमेंट और अटेम्प्ट आपके लिए नया नहीं है। आप एनडीपीएस में जाओ तो भी आपको अबेटमेंट अटेम्प्ट दिखेगा, आप आईपीसी में जाओ तो भी आपको अबेटमेंट अटेम्प्ट दिखेगा, तो ये आपको सभी जगह दिखेगा। अबेटमेंट आईपीसी में कहाँ पे पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 107 में, और अटेम्प्ट आईपीसी में कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 511 में। तो इन ऑफेंसेस का जो आप करें इसका अबेटमेंट अटेम्प्ट की बात करता है। देन आता है चैप्टर 5 कहता है अब हम रिपोर्टिंग करते हैं। इन बच्चों के साथ जो ऑफेंस होता है उसकी रिपोर्टिंग कहाँ की जाएगी, पुलिस थाने में की जाएगी। वहाँ पे इनके लिए स्पेशल पुलिस यूनिट बैठती है जिनके पास हम जाते हैं, जो 19 से 23 की बात करता है। फिर वहाँ जाके हम रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लाइक एफआईआर जैसे। देन आता है रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। अब हम स्टेटमेंट लेंगे बच्चा क्या कह रहा है, क्या नहीं, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जहाँ बच्चा कंफर्टेबल है वहीं जाके उसकी प्रोसीडिंग करनी होती है, उसको पुलिस थाने नहीं बुलाया जाता है 24 से 27 तक। और देन स्पेशल कोड, इनके लिए स्पेशल कोड एस्टेब्लिश किए गए हैं। अब सवाल पूछते हैं स्पेशल कोड कौन से आर्टिकल ने हमें प्रोवाइड करा है, आर्टिकल 14। याद रखना जितने भी स्पेशल कोड है वो आर्टिकल 14 देता है। माना कि बच्चों के लिए, माना कि महिलाओं के लिए अलग से लॉज बनाए जाते हैं, वो आर्टिकल 15 क्लोज 3 कहता है। वो स्पेशल कोड, स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीडिंग सारा आर्टिकल 14 प्रोवाइड कराती है। देन जब स्पेशल कोर्ट आता है तो अपना प्रोसीजर शुरू करता है। स्पेशल कोर्ट जब भी आएगा तो उसका जज उसी के इक्विवेलेंट होगा जैसा कि सेशन जज होता है। तो सेशन जज इक्विवेलेंट, स्पेशल कोर्ट इक्विवेलेंट सेशन जज होता है, चाहे एनडीपीएस का हो, चाहे पोक्सो का हो, चाहे आपका जेक का हो, चाहे आपका एससीएसटी का हो, चाहे आपका आईटी एक्ट का हो, सबके स्पेशल कोर्ट इक्विवेलेंट सेशन कोर्ट होता है। देन आता प्रोसीजर इन पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट अपना काम शुरू करेगा, ट्रायल शुरू करेगा, कैसे मैटर को हेल्ड करना वो देखेगा 33 से लेकर 38 तक। और देन आता आपका मिसलेनियस 39 से लेकर 46 तक। अब इस कानून में एक गड़बड़ हो गई, गड़बड़ी हो गई। ये कानून बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बना है। अब आपके साथ दिक्कत होती है, एक झूठा केस लगाए तो क्या होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम चलते हैं। ये तो हुआ थ्योरेटिकली फॉर द पर्पस ऑफ आपके एग्जाम के लिए कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चैप्टराइजेशन पढ़ना है और सेक्शन 1 से लगा के कंप्लीट पढ़ना है। प्री में 100% 2 क्वेश्चन आता है, मिनिमम, मैक्सिमम 3 आता है। मेन में 100% 2 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। ठीक है, अब सवाल अपने पास ये आता है कि प्रैक्टिकली अगर इसका मिसयूज होता है तो क्या कर सकते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है। तो आप कैसे अपने आप को बचाएंगे। देखिए कानून, माना कि कानून की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कानून कंप्लीटली जो है एकदम अंधा है, नहीं। कानून सबूतों के ऊपर डिपेंड होती है और अगर आपके पास प्रूफ है तो आप अपने आप को सिक्योर कर सकते, बचा सकते हैं। तो वो डिपेंड ऑन योर एडवोकेट कि वो कैसे आपको डिफेंस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें मिस कंसेप्शन से हो जाती हैं या कहीं मिस्टेक हो जाती हैं, तो बहुत घूमना फिरना पड़ता है क्योंकि ये एक्ट इतना खतरनाक बना हुआ है कि इसके पास, आपके पास ऑप्शन नहीं है। एलिगेशन लग गए तो लग गया। तो उसके लिए आपको फाइंडिंग करनी है, झूठ है तो उसको प्रूव करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश करने पड़ते हैं। बाकी इस कानून में कोई दूसरा इलाज नहीं है। तो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से अपने आप को बचाने के लिए आपके पास अपने खुद के सबूत होना जरूरी है। जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से 100% प्री में 2 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 3 है। मेन में 100% 2 क्वेश्चन है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरा अच्छे से कर लें। अब आते हैं इसके केस लॉज। हाँ, अगर रिसेंट कोई जजमेंट आया तो आप उसको याद कर सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट डायरेक्ट ही सफिशिएंट होता है। इसके लिए कोई बुक अलग से लेने की जरूरत नहीं है, जो भी की पॉइंट है डायरेक्ट में ही दिए हुए। इसका प्रोसेसर वैसे ही चलता है जैसे कि सीआरपीसी का, तो इसको याद करना ईजी है। वैसे क्रिमिनल के सारे लॉ ईजी ही होते हैं। इसी के साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है क्लासेस चलाती हैं। जोधपुर आके भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठ के भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है हमारे पास, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बेसिस चलते हैं, राजस्थान के, यूपी के, गुजरात के, सारे स्टेट के चलते हैं। आप उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकती हैं। क्लास का टाइमिंग क्या है, क्लास कैसे चलती है, इन सब की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।